दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख यानी कि कोलीनियर हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बी एसी को विभाजित करता है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे चरणबद्ध रूप से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। इसके लिए दो विधियां हो सकती हैं। पहली विधि के अंतर्गत हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये दोनों सदिश संरेख हैं, और दूसरी विधि के अंतर्गत दूरियां आने वाली हैं, यानी कि हम ये तीनों दूरियां ज्ञात कर लेंगे, अर्थात ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर व ए सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर लेंगे, और फिर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है। किंतु यहां पर हम इस दूसरी विधि का उपयोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। ए बी वेक्टर तो आ जाएगा 5 माइनस 1 आई कैप प्लस 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 0 प्लस 2 जे कैप और प्लस माइनस 2 प्लस 8 के कैप। इसी प्रकार बी सी वेक्टर आ जाएगा 11 है माइनस 5 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप और प्लस 7 प्लस 2 के कैप, अर्थात ए बी वेक्टर तो बनेगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और बी सी वेक्टर बनेगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। अब ये दोनों सदिश घटक रूप अर्थात कंपोनेंट फॉर्म में हमें मिल गए हैं। तो चलिए इनके घटकों की हम तुलना कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 4/6, 2/3, 6/9, अर्थात एक्स निर्देशांकों का अनुपात तो 4/6 मिल रहा है, वाई निर्देशांकों का अनुपात हमें 2/3 मिल रहा है, और जेड निर्देशांकों का अनुपात हमें 6/9 मिल रहा है। अब यह अनुपात देखिए, यहां पर 2/3, यह भी 2/3 और यह भी 2/3 होगा, यानी सभी के लिए हमें समान अनुपात 2/3 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इनके दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियोज या घटक यानी कि कंपोनेंट्स समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन में हैं, जिसका मतलब है कि ये सदिश संरेख हैं, और यदि ये सदिश संरेख हैं तो ये तीनों बिंदु भी संरेख हैं। तो चलिए अब इसके अगले भाग पर चलते हैं। हमें यहां पर वह अनुपात बताना है जिसमें बी एसी को विभाजित करता है। तो चलिए इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए यह मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है। अब यह रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट एसी के लिए देखिए, मान लीजिए यहां पर बिंदु ए है और यहां पर बिंदु सी है। अब देखिए यह तो ए वेक्टर है, यह सी वेक्टर है, और इस रेखाखंड को बिंदु बी किसी अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि बिंदु बी यहां पर है, तो यह सदिश बी वेक्टर आएगा। अब बी एसी को किस अनुपात में विभाजित करता है यह हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वह अनुपात m/n है। तो यह अनुपात है, और यह ए वेक्टर है, यह सी वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, और ये तीनों सदिश इन बिंदुओं ए, बी व सी के स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम यह कैसे करेंगे। हम यहां पर खंड सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि वह सूत्र कहां से आता है। तो इन दोनों त्रिभुजों के उपयोग से हम ए बी वेक्टर व बी सी वेक्टर लिख लेते हैं, और हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों सदिश संरेख यानी कि कोलीनियर हैं। तो हम एक सदिश को दूसरे सदिश के पदों में लिख लेते हैं, और उसके बाद ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एम व एन के मध्य संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इस त्रिभुज में बिंदु सी तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यानी दो रास्ते हैं। एक तो प्रत्यक्ष यानी कि सीधा रास्ता है, और एक हम बी से होते हुए भी जा सकते हैं। तो हम इस त्रिभुज में कह सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर यह सी वेक्टर के बराबर आएगा। अब इस दूसरे त्रिभुज में बिंदु बी तक पहुंचने के लिए एक तो सीधा रास्ता है, और एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बिंदु ए से होकर जाएं, यानी कि यहां पर ए वेक्टर प्लस में यह ए बी वेक्टर इस बी वेक्टर के बराबर आएगा। अब हम इन्हें पुनर्व्यवस्थित करके बी सी वेक्टर व ए बी वेक्टर के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बिंदु यहां पर संरेख हैं। तो यहां से बी वेक्टर हमें मिलेगा एम सी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा m प्लस n। तो इसे ही हम खंड सूत्र कहते हैं। यहां से हमें यह b वेक्टर मिलता है जो कि a व c को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए यहां पर हमें बिंदु a, b व c के स्थिति सदिश पता है, और हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें b ac को विभाजित करता है, यानी हमें m/n चाहिए। तो इसके लिए चलिए इन्हें हम पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें मिलेगा b वेक्टर गुणा में m प्लस n बराबर mc वेक्टर प्लस na वेक्टर। तो चलिए अब मान रख लेते हैं। तो m प्लस n और बिंदु b का स्थिति सदिश यानी कि 5 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, और बराबर है m गुणा, यहां पर c वेक्टर आ जाएगा 11 है i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और प्लस na वेक्टर यानी कि n गुणा जो a वेक्टर है वह होगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। यह आ जाएगा। तो चलिए अब इनको हम खोल लेते हैं। तो हमें मिलेगा 5m प्लस 5ni कैप, फिर देखिए 0 गुणा होगा m प्लस n से तो वह 0 ही बन जाएगा। फिर हमें मिलेगा माइनस 2 गुणा m प्लस n k कैप, तो यह तो बायां पक्ष है और दाएं पक्ष में आ जाएगा 11m प्लस n i कैप और प्लस 3m माइनस 2n j कैप और उसके बाद प्लस 7m माइनस 8n k कैप। तो यह दायां पक्ष है। अब बाएं पक्ष में एक सदिश है और दाएं पक्ष में भी एक सदिश है और हमें दिया गया है कि ये दोनों सदिश समान यानी कि इक्वल हैं और हम जानते हैं कि समान सदिशों के घटक समान होते हैं, यानी कि यहां पर यह जो x घटक है यह इस x घटक के बराबर आएगा, यहां पर जो y घटक है वह इस y घटक के बराबर आएगा और यहां पर जो z घटक है वह इस z घटक के बराबर आएगा। अर्थात हमें 3 समीकरण मिल जाने वाले हैं। तो देखिए पहला समीकरण आएगा 5m प्लस में 5n बराबर 11m प्लस n। फिर दूसरा समीकरण आ जाएगा, देखिए यहां पर y घटक 0 और यहां पर 3m माइनस 2n, ये दोनों बराबर होंगे। और तीसरा समीकरण आएगा माइनस 2 गुणा m प्लस n यानी कि माइनस 2m माइनस 2n बराबर 7m माइनस 8n। तो अब ये 3 समीकरण हैं और हमें केवल 2 ही समीकरण चाहिए क्योंकि हमें m बट्टा n चाहिए था। तो चलिए इनमें से सबसे सरल समीकरण चुन लेते हैं जो कि यह दूसरा समीकरण है। तो यहां से देखिए 3m माइनस 2n बराबर 0 है तो 3m बराबर 2n आएगा। इसका मतलब m बट्टा n 2 बट्टा 3 आ जाएगा। तो हमें यह अनुपात मिल गया है, यानी कि वह अनुपात जिसमें बिंदु B AC को विभाजित करता है वह 2:3 है। अब आप सोच सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का क्या काम था। तो इन दोनों समीकरणों से भी हमें यही उत्तर मिलेगा। आइए हम कोशिश कर लेते हैं। तो इस पहले समीकरण में देखिए 11 माइनस 5 यानी कि 6m आ जाएगा और 5 माइनस 1 यानी कि 4n आ जाएगा। तो यदि हम m बट्टा n लिखेंगे तो यहां से भी वह 2/3 ही मिलने वाला है। तो उत्तर समान ही आ रहे हैं। अब इस तीसरे समीकरण में देखिए यहां पर 7 प्लस 2 यानी कि यह 9m बन जाएगा और माइनस 8 इस तरफ आएगा तो 8 माइनस 2 यानी कि यह 6n है। तो यदि हम m बट्टा n लिखेंगे तो वह 6/9 यानी कि 2/3 ही आ जाएगा। तो यहां से भी वही उत्तर मिल रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा समीकरण चुनते हैं, इन तीनों ही समीकरणों से जो अनुपात है वह m बट्टा n बराबर 2/3 ही मिलेगा। तो यह वो अनुपात है जिसमें बिंदु BAC को विभाजित करता है। अब आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करें जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, यानी कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जहां P और Q के स्थिति सदिश 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर तो यह मूल बिंदु है और देखिए जो r वेक्टर है वह P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहां पर बिंदु P है, यहां पर बिंदु Q है, तो यह तो R वेक्टर है, यह P वेक्टर है और यह Q वेक्टर है और यह रेखाखंड PQ इस बिंदु R के द्वारा बाह्य विभाजित किया जाता है, यानी कि यह बिंदु R यहां बाहर स्थित है और यह अनुपात 1:2 है, यानी कि PR अनुपात RQ 1:2 होगा। अर्थात यदि यह लंबाई 1 है तो यह लंबाई इसकी 2 गुनी यानी कि 2 होगी। तो यह अनुपात 1:2 है और चूंकि यहां पर बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है इसलिए हम विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं। देखिए पहले P से R तो हम इस दिशा में आए हैं और फिर R से Q हम इसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब यह देखिए कि हम इन दोनों सदिशों को P वेक्टर, Q वेक्टर व R वेक्टर के पदों में कैसे दर्शा सकते हैं। तो यदि हम इस पीले सदिश को देखते हैं तो बिंदु Q तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहले तो हम सीधा ही बिंदु Q तक पहुंच सकते हैं यानी कि प्रत्यक्ष तरीका है, या फिर हम R से होते हुए भी बिंदु Q तक पहुंच सकते हैं, यानी कि यहां पर यह R वेक्टर प्लस में RQ वेक्टर इस Q वेक्टर के बराबर आएगा। अब इस दूसरे त्रिभुज में देखिए इस बिंदु R तक एक तो हम सीधा ही पहुंच सकते हैं या फिर हम बिंदु P से होते हुए भी बिंदु R तक पहुंच सकते हैं, यानी कि यहां पर P वेक्टर
प्लस में पी आर वेक्टर इस आर वेक्टर के बराबर आने वाला है। अब चूंकि ये दोनों सदिश संरेख हैं और इनका अनुपात भी हमें पता है, तो बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यदि आपको याद हो तो इनका जो अनुपात पी आर वेक्टर बट्टा आर क्यू वेक्टर है वह माइनस एम बट्टा एन आता है। यहां पर यह जो ऋणात्मक चिन्ह है यह बताता है कि ये दोनों सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। अब चलिए इन्हें हम पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो आर वेक्टर बराबर एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर बट्टा एम माइनस एन हमें मिल जाएगा। इसे भी हम पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें मिलेगा एम माइनस एन गुणा आर वेक्टर बराबर एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर। अब यह अनुपात है 1:2, यानी m का मान 1 आएगा और n का मान 2 आएगा। चलिए मान रख लेते हैं। तो 1 माइनस 2 गुणा आर वेक्टर बराबर 1 गुणा क्यू वेक्टर माइनस 2 गुणा पी वेक्टर। तो यहां से माइनस आर वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर माइनस 2 पी वेक्टर आएगा, यानी कि आर वेक्टर हमें मिलेगा 2 पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अब ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर यहां पर घटक रूप में लिखे हो सकते थे, किंतु यदि ये घटक रूप में नहीं है तब भी हमारा काम बन जाएगा। हम पी वेक्टर के स्थान पर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं और क्यू वेक्टर के स्थान पर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं आर वेक्टर बराबर 2 गुणा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो अब इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2a वेक्टर यानी कि 4a वेक्टर और माइनस में a वेक्टर, यह बन जाएगा 3a वेक्टर, और 2 गुणा b वेक्टर माइनस ऑफ माइनस 3b वेक्टर यानी कि यह बनेगा 2b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर जो कि 5b वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आर वेक्टर को a वेक्टर और b वेक्टर के पदों में लिख लिया है। आर वेक्टर बराबर 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर मिल रहा है।